बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोजन बॉन्ड पर और उसकी एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे। उसमें था इफ़ेक्ट ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड्स। पिछले टर्म पर हमने डिस्कस किया था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स किस तरीके से डिक्रीज़ करता है या इंक्रीज़ करता है। आज हम बात दूसरे तरीके से करेंगे कि हमने तुमको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती है। एक कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी कहलाती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। है क्या कि वो कंपाउंड्स जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो उन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरेटिव टू कंपाउंड्स हैविंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल है, दिस इज आर्थोनाइट्रोफिनॉल। दिस इज आर्थोनाइट्रोफिनॉल। दिस इज आर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या होगा इसमें, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। दिस इज आर्थोनाइट्रोफिनॉल। इस आर्थोनाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट इज 371 केल्विन। इसी तरीके से इसका एक दूसरा आइसोमर है दैट इज कॉल्ड पैरानाइट्रोफिनॉल। दैट इज कॉल्ड पैरानाइट्रोफिनॉल। दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल। इसमें क्या है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर, दिस इज इट हैज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से, ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसका ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, एक दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल के साथ मिलकर के क्या करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले। इसी तरीके से एक तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ जाएगा HO पैरानाइट्रोफिनॉल का। तो इनमें क्या हो जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और जब इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो इनको क्या हो जाएगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब आर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो किसी तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये फॉर्म नहीं करेंगे। ये एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की तरीके से यहाँ पर वर्क करेगा और इनमें मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो कंपाउंड्स यानी इनके आइसोमर यानी पैरानाइट्रोफिनॉल के कंपैरेटिवली इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है। और पैरानाइट्रोफिनॉल का इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये होता है 483 केल्विन। तो कहने का मतलब ये है कि दो आइसोमर हैं, एक में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और दूसरा जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसी तरीके से आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एक दूसरा एग्जाम्पल है, इसका आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दिस इज आर्थोहाइड्रोक्सी C डबल बॉन्ड OOH। दिस इज आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्या होगा, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये फॉर्म नहीं करेगा। इसका दूसरा आइसोमर है पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड
OH, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्या करेगा, एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिल करके यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, C डबल बॉन्ड OOH। इसी तरीके से ये एक तीसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के बॉन्ड बना लेगा, C डबल बॉन्ड OOH। तो दो हैं, एक है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और दूसरा है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 431 केल्विन, और जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो करीब है 487 केल्विन। तो है क्या कि आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से ये इसका मेल्टिंग पॉइंट इसके पैरा आइसोमर जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उन कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो उनके पैरा आइसोमर के कंपैरेटिवली कम होंगे, क्योंकि जो उनका पैरा आइसोमर होगा वो क्या करेगा, वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट जो हो जाएंगे वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो ये चीज़ थी इफेक्ट ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी कोई कंपाउंड जो किसी सॉल्वेंट के साथ, नॉर्मली वाटर के साथ, अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा तो वो कंपाउंड उस वाटर में या उस सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएगा। और अगर कंपाउंड वाटर या सॉल्वेंट के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है तो वो कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, उस सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल हो जाएंगे। तमाम सारे एल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं, एल्काइंस और ईथर, ये क्या करते हैं, यीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, क्यों, क्योंकि ये वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते। एल्केन एल्काइंस में कोई भी जो होगा वो ये उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो। लेकिन इसके अपोजिट एल्कोहल्स हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, क्या हैं, ये क्या करते हैं कि वाटर में सॉल्युबल हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। जैसे एल्कोहल है ROH, ये क्या करेगा, ये वाटर के साथ मिल करके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। इसी तरीके से HOR, दिस इज HOH। तो एल्कोहल वाटर ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देंगे, जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। दूसरी चीज़, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि वो वाटर के साथ उतना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, उसके साथ एसोसिएशन हो जाएंगे। जैसे एथिल अल्कोहल है, ग्लाइकॉल है CH2OH और ग्लिसरॉल है। दिस इज एथिल अल्कोहल, इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। दिस इज ग्लाइकॉल, इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। ये ग्लिसरॉल है, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो क्या हो जाएगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसका वाटर के साथ उतना ही ज़्यादा एसोसिएशन हो जाएगा और वो कंपाउंड उसमें उतना ही ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। इसी तरीके से
मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में, यानी ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जिसमें मोनोहाइड्रिक में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिनॉल में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वाटर में कम सॉल्युबल होगा। और दूसरी चीज़ जो है सॉल्युबिलिटी की बात करें अगर इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, तो अगर वहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो क्या करेगा, वो वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, वो वाटर में इनसॉल्युबल हो जाएगा। जैसे आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये क्या करता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इस वजह से वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, और जब वाटर के साथ वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा तो इट विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका दूसरा आइसोमर है पैरानाइट्रोफिनॉल, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, पैरानाइट्रोफिनॉल। इसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, ये वाटर के साथ मिल करके क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ ऑक्सीजन एटम जो है ये क्या है, ये फ्री है, और ये वाटर के हाइड्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। तो जहाँ पर यानी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ वो वाटर के साथ मिलकर के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, इस वजह से वो कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, वाटर में इनसॉल्युबल हो जाएंगे, यानी आर्थोनाइट्रोफिनॉल इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन इसका पैरा आइसोमर यानी पैरानाइट्रोफिनॉल ये क्या करता है, वाटर के साथ मिलकर के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। ये तुम्हारा डिस्क्रिप्शन था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का।